हेलो बच्चों, हम लोग आज क्लास 12th में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हम लोग आज ये देखेंगे कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे, है ना, किसी बिंदु आवेश के कारण से, ठीक है ना। इसका हम एक फार्मूला बनाना चाहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला होता है, E = 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, है ना। तो सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिस तरह से हम फार्मूला बनाए हैं उसी तरह पोटेंशियल का एक बनाना चाहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, है ना। ये एक प्लस Q चार्ज है, सोर्स चार्ज है, समझे ना। तो इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहां पर पोटेंशियल क्या होगा ये निकालना है, समझे, है ना, इस तरह से। तो इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा चारों तरफ। तो यहां पर क्या होगा कि इंफिनिटी से ना, है ना, ये अनंत से हम लोग एक टेस्ट चार्ज को यहां पर लाएंगे, कितना वर्क करना पड़ा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम अनंत तक नहीं जा पाएंगे कि कहाँ पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो फिर वहाँ लगने वाला फोर्स जीरो होगा। उस तरह उतना कचकच करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा एक मानते हैं कि माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट ए ले लेते हैं जो इस सोर्स चार्ज से x डिस्टेंस पर है, ऐसा समझ आ गया ना, ठीक है ना। और यहां कितना फोर्स लगेगा हम तो जान लेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर एक Q0 चार्ज को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो इस पर फोर्स अनुभव करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना हो जाएगा, E × Q0 हो जाएगा, है ना। तो उसको हम लोग ना यहाँ B तक, और ये जो दूरी है ये dx दूरी है, यानी A से लेके B तक लाने पर किया गया कार्य को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इंटीग्रेशन के हेल्प से इन्फिनिटी से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य को भी कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। बहुत सिंपल है ये। तो इसका मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, माना कि Q + Q एक लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q0 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। यानी इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग गया समझ में आ गया ना, ये है ना, इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है, क्लियर। हाँ, यानी इस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, F = दिस, ठीक। तो विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, तो फोर्स तो इसको इधर करे लगेगा, यानी रिपल्सन करेगा, लेकिन हमको ले जाना है इधर B की ओर। तो हम इधर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और इसको धीरे धीरे ऐसे बिना एक्सेलरेट करे हुए यहां लाएंगे। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स F इस डायरेक्शन में लगेगा और हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, समझे ना। तो यहां पर विद्युत A से लेके B तक, A से B तक, अर्थात dx दूरी तक टेस्ट चार्ज को लाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा किया गया कार्य dW, and dW is equal to force into
डिस्प्लेसमेंट एंड दिस माइनस। क्यों माइनस लगा? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ ई क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। एक चीज और यहाँ पर बताना भूल गया हूं मैं, अगर ये फ्री स्पेस में है तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है, लेकिन अगर ये कोई के परावैद्युता के माध्यम में अगर रख दिया जाए तो यहाँ पर के लिख देंगे। समझ आया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख दें क्या हम, है ना। यदि के परावैद्युत माध्यम हो तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एंड क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको यूज कर लूंगा, है ना। तो यहाँ पर के और क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो गया। समझ नहीं आया? कहाँ से? ए से लेके पी तक लाए हैं। अच्छा, dx डिस्टेंस ही क्यों हम लोग अप्लाई किए हैं? क्योंकि ये जो dx डिस्टेंस का मतलब ना इतना छोटा डिस्टेंस होता है कि ये a है तो ये dx है इतना, तो उतनी दूरी पर ना ये जो फोर्स का मान है वो चेंज नहीं होगा, समझे ना। लगभग कांस्टेंट रहेगा dx दूरी पर, समझे। dx दूरी पर लगभग फोर्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। तभी हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। हाँ, लेकिन अगर a से p तक लाऊंगा तो यहाँ पर फोर्स अलग लगेगा, फिर यहाँ पर फोर्स का मान अलग होगा, फिर यहाँ, तो इसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो आप यहाँ लिखेंगे अनंत से, है ना, r दूरी तक लाने में कुल किया गया कार्य तो इन्फिनिटी से मैं r दूरी तक ला रहा हूं, है ना। ये अनंत हो गया और यहां से ये इन्फिनिटी है ना, डिस्टेंस यहां से मेजर कर रहा हूं, अनंत से यहां तक ला रहा हूं। अच्छा, ये अगर चार्ज यहां पर है, क्यू नॉट पर है, ये अनंत पर है, तो आपने रेफरेंस कहाँ को माना है? आपने इस ओ को रेफरेंस माना और यहां से दूरी को मेजर किए हैं, तो ये अनंत पर है। तो अगर यहाँ बिंदु P को ला रहे हैं तो यहाँ इसकी दूरी कहाँ से मेजर करेंगे? इस क्यू नॉट की दूरी यहां से अगर मेजर किए थे तो इसका भी दूरी यहां से मेजर करना पड़ेगा। समझ आ गया ना? इसीलिए क्या करते हैं इसको, अगर अनंत से r दूरी यानी यहां से अनंत मेजर किए हैं तो इस बिंदु P को भी यहां से मेजर करना पड़ेगा, और ये बिंदु P यहां से r दूरी पर है, इसलिए अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य 10, ठीक है ना। तो ये इन्फिनिटी टू r हो जाएगा और माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स हो जाएगा। ये समझे? अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो चलिए, अनंत से r दूरी तक लाने में कुल किया गया कार्य क्या है ये, ठीक है। एक बात और याद रखिए, यहाँ पर जो माइनस आया है उसकी वजह क्या है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो 180 डिग्री बन रहा है, यानी बल और विस्थापन की दिशा विपरीत है, इसलिए ना याद रखिएगा। तो यहाँ कौन कौन कांस्टेंट है यार? क्यू नॉट भी कांस्टेंट है ना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी कांस्टेंट है, ठीक। माइनस ले आइए और इंटीग्रेशन टू दिस 1/x स्क्वायर, और ये क्या हुआ dx। चलिए, अब इसका हम लोग समाकलन कर देते हैं। तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, समझे। अब आपको पता है x का पावर -2 और ये dx हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया। अब यहाँ पर आप एक फार्मूला जान रहे हैं, ठीक है ना।
और फार्मूला क्या जानते हैं भाई, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ये फार्मूला आपको पता है, इसी का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, x का पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1, ये x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ लिमिट है, तो लिमिट को हम इस तरह से ऐसा लिखते हैं। क्लास 11th में हम लोग इसका पूरा सिस्टम पढ़ चुके हैं। आगे तो टोटल वर्क इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट 4πε0 के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा यार, x का पावर -1 अपान -1 और इंफिनिटी टू r। तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, क्यू नॉट अपान 4πε0 के, है ना। इस माइनस का हिसाब तो मिल गया आप लोगों को, x का पावर -1 है तो 1 अपान x लिख सकते हैं, और यहाँ इंफिनिटी टू r। ओके, फिर w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपान 4πε0 के। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट, तो 1 अपान r माइनस 1 अपान इंफिनिटी। फिर w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4πε0 के 1 अपान r हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 अपान इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, तो यहाँ से w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4πε0 के इंटू 1/r। सुनिए, तो हमारा जो पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है वो क्या है, यूनिट चार्ज को, एकांक आवेश को ना, तो हम किसको लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट को लेके आ रहे हैं, तो इसको एकांक बनाना है ना, इसलिए क्यू नॉट को डिवाइड देना पड़ेगा, सोर्स चार्ज को नहीं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस क्यू नॉट को डिवाइड दे दीजिए। तो ये इसको डेफिनेशन क्या हुआ, एकांक धन आवेश को, समझे ना, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य हो जाएगा, और दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। समझे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान 4πε0 एंड Q डिवाइडेड बाई R। दिस इज द फॉर्मूला। मतलब क्या हो गया, जो जैसे v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोले से, किसी r दूरी पर क्या है बोलने से 1 अपान 4πε0 के q डिवाइडेड बाई r। समझे, ये एक चीज और, अगर उसको हम लोग फ्री स्पेस में रखें तो 1 अपान 4πε0 और q डिवाइडेड बाई r, ये फ्री स्पेस के लिए है, समझे ना, दिस इज द फ्री स्पेस। हो गया। तो ये वाले लेक्चर में आपको क्या समझ में आया कि अगर कोई एक सोर्स चार्ज है यहाँ पर, है ना, तो इसके r डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा बोलने से फॉर्मूला ये होगा। ओके, चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे और बढ़ाते हैं कि बहुत सारे चार्ज होंगे, यानी सिस्टम ऑफ चार्ज। यहाँ तो अकेला एक ही चार्ज था, तो यहाँ पर एक चार्ज और होगा, यहाँ एक चार्ज होगा, यहाँ एक चार्ज होगा, तो इस सब के कारण से इस पॉइंट P पर विभव क्या होगा ये निकालेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे चार्ज होगा तो क्या होगा उसके कारण से। तो माना कि यहाँ पर एक है Q1 चार्ज है, यहाँ एक है Q2 चार्ज है, यहाँ एक है Q3 चार्ज है, ठीक है ना, और यहाँ पर है एक Q4 चार्ज है, और ये एक पॉइंट P है जहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है। क्लियर है, तो इससे ये R1 डिस्टेंस पर है, इससे ये R2 डिस्टेंस पर है, ये R3 डिस्टेंस पर है, ये R4 डिस्टेंस पर है, और सबको हम लोग एक फ्री स्पेस में माना है। माना कि फ्री स्पेस में Q1, Q2, Q3 एंड
Q4 चार्ज है, समझ आया? ठीक है ना? इससे क्रमशः यानी एक के बाद एक, यानी इसके बाद इसके बाद इसके बाद, इससे क्रमशः R1 यानी Q1, फिर R2 लिख दिया हूँ ना, यानी इसके बाद R2, यानी Q1 Q2 Q3 एक रिस्पेक्ट सीरियल में है ना, उसी प्रकार R1 R2 R3 का क्रमशः का मतलब वही होता है कि Q1 का R1 है तो Q2 का R2, इस तरह से। ठीक, R3 एंड R4 दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। ज्ञात करना। अब आगे सुनिए, यहां पर हम प्रत्येक चार्ज के लिए निकाल देते हैं Q1 के कारण से बिंदु P पर विभव। तो इधर देखिए, Q1 के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल V1, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी तुरंत पढ़े 1/4πε0 और Q1 डिवाइडेड बाई R1। इसी प्रकार Q2 के कारण से V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाई R2। इसी प्रकार Q3 के कारण से आपको लिखना पड़ेगा ना, एट पॉइंट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q3, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q4, इस तरह से आपको पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। तो V3 लिख दे रहा हूँ, तो V3 क्या होगा, 1/4πε0 एंड Q3 डिवाइडेड बाई R3। समझे? V4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 एंड Q4 डिवाइडेड बाई R4। अच्छा, एक बात बता रहा हूँ, अगर इसमें बहुत सारे n चार्ज होते तो मैं लिख देता Vn, n निकाय के कारण, है ना। तो 1/4πε0 एंड Qn डिवाइडेड बाई Rn, मैं ये लिखता, लेकिन हम लोग बाद में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इस चारों के कारण से बिंदु P पर क्या है, विभव। आप ये बताइए कि जो विभव होता है, जो पोटेंशियल होता है, वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, सम ऑफ ऑल, मतलब सबको हम लोग को जोड़ देंगे विथ साइन के साथ, अलजेब्रिक सम, है ना। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इस तरह से। क्लियर है? तो चूंकि यहां पर लिख देना, चूंकि पोटेंशियल एक अदिश राशि है, अतः P पर कुल विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 को मैं बाहर कर देता हूँ, क्योंकि सब में है वो 1/4πε0, Q1 डिवाइडेड बाई R1, Q1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई R3 प्लस Q4 डिवाइडेड बाई R4, इस तरह से हो जाएगा, समझे। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0, और इसको समेशन के टर्म में लिख दीजिए, I इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट है, 4 में खत्म है, और QI RI, ये है ना। I 1 1 2 2, तो एक बार 1 रखूंगा तो 1 1 समेशन का, फिर प्लस, फिर 2, फिर 3, फिर 4 में खत्म। लेकिन अगर वही n निकाय का होता, n निकाय के लिए, मतलब n आवेश निकाय के लिए, है ना, निकाय के लिए V इज इक्वल टू क्या होता बोलने से, 1/4πε0, ये n के लिए है ना, सॉरी यार, परिणाम, ठीक। तो यहाँ समेशन I इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट और n में खत्म होता,
और यहाँ QI/RI, ये बस उतना अच्छा ये। तो ये किसी सिस्टम आप चार्ज के कारण से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा बोले, ये बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड से तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसमें सम ऑफ ऑल करना पड़ता है, फिर इसका डायरेक्शन देखना पड़ता है, फिर किधर है किधर है, कचकच है वो। कचकच नहीं है, इंटरेस्टिंग वो भी है, बट उससे ईजी है ये। ओके, अगर एक सोर्स चार्ज है प्लस Q है ना, इसके कारण से यहाँ R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बोलने से, है ना, फ्री स्पेस में चलिए 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R²। अच्छा, अगर हम लोग यहीं पर पोटेंशियल फाइंड करना चाहें तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 एंड Q डिवाइडेड बाई R। ठीक है, तो डिस्टेंस को अगर मैं इंक्रीज करते चले जाऊँ R से और थोड़ा और इंक्रीज करते जाऊँ यहाँ तक ले आऊँ, तो कौन फास्टर डिक्रीज होगा और कौन सा ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, समझे? मतलब कौन बहुत ज़्यादा बहुत फास्ट कम होते जाएगा और कोई एकदम धीरे धीरे कम होते चले जाएगा। तो इसका एक उपाय देखिए, ये सब जो है इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ E एक तरह से देखा जाए तो 1/r² के प्रोपोर्शनेट है, और V अगर देखा जाए तो 1/r के प्रोपोर्शनेट है, समझे ना? तो सुनिए ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या है 2 है, तो R इज इक्वल टू 2 है, तो ये 2 तो हो ही गया प्रोपोर्शनेट टू जो भी है। लेकिन जब R का वैल्यू हम 2 रखेंगे ना, तो ये 1/4 ऐसा। तो अगर कि ये किसी क्वांटिटी का क्या, इसका सेम क्वांटिटी ये भी है और ये भी, इसका अगर ये इतनी क्वांटिटी का जो भी आंसर आएगा उसका अगर ये हाफ होगा तो ये 1/4 होगा, यानी ये कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, समझे ना? तो अगर इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो ये है डिस्टेंस, है ना, और मैं कुछ इस तरह से ऐसे बनाया है ना, और यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसे बनाया है ये। तो देखिए इस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इस दूरी पर ये पोटेंशियल ये है, मतलब ना पोटेंशियल का जो ग्राफ होगा ये वाला, और जो येलो कलर का है वो क्या का है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत फास्ट कम होते जाएगा दूरी के साथ साथ, ठीक है ना? ये जो है दूरी के साथ साथ कम ये भी होगा, लेकिन ये थोड़ा सा इसके वो से बहुत कम डिक्रीज होगा। ये हो गया, है ना? तो ये भी आपको आना चाहिए कि एक अगर R डिस्टेंस को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा डिक्रीज रैपिडली डिक्रीज होगा कि पोटेंशियल रैपिडली डिक्रीज होगा बोलने से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रैपिडली डिक्रीज होगा, आपको बताना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग ना आज एक फार्मूला पढ़े कि R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर क्या है पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग जो है ये क्या है आप जान रहे होंगे, व्हाट इज दिस? सेम परिमाण का अगर दो चार्ज एक दूसरे से विपरीत हो चार्ज में भी, और एक सर्टेन डिस्टेंस यानी बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से हम अक्षीय स्थिति पर पोटेंशियल फाइंड करना सीखेंगे, और एक बार निरक्षीय स्थिति पर पोटेंशियल फाइंड करना सीखेंगे, और एक क्या है अन्य स्थिति पर सीखेंगे। तो आने वाला लेक्चर में ये तीनों हम लोग फिर से पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, बहुत छोटा क्लास है। थैंक यू।